हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। आज हम स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी का एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि हर तरह का जो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं वो रिसोर्सेज ही होती है। तो सबसे पहले हम आपको ओवरव्यू देते हैं इस चैप्टर का। आपको इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है, इस चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए ओवरव्यू आप लेते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहला इस लेक्चर में जो हम स्टडी करने जाएंगे वो हम समझेंगे व्हाट इज़ रिसोर्सेज, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस, फिर हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स स्टेप। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग नीड ऑफ रिसोर्सेज, मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया समझेंगे, जिसमें हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, फिर सॉइल कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे। फिर मैं उसके बाद एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसे है। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग तरह की सॉइल जैसे लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ETC, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक ब्यूटीफुल सा स्माइल लेके अपने फेस पर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रिसोर्सेज। आखिर रिसोर्सेज कहते किसको हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। तो रिसोर्सेज का एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन मैंने लिखा है, NCERT बेस्ड है, उसको आप समझिए। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे इन्वायरमेंट में हर एक वो चीज़ जो अवेलेबल है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि इन्वायरमेंट में अवेलेबल हर एक वो चीज़ जो हमारे ज़रूरत को पूरा कर सके उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन क्या है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब क्या है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब है कि जैसे कोई भी रिसोर्सेज है तो हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिससे हम उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल, इसका मतलब है कि हमारे पास इकोनॉमिकली इतना, जैसे कोई भी रिसोर्सेज को अगर हम इनपुट देते हैं तो उससे हमें कितना आउटपुट मिलता है, यानी कोई भी रिसोर्सेज को अगर एक्सट्रैक्ट करने में जितना खर्चा आता है तो उससे ज़्यादा हमको प्रॉफिट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज है और वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारे कल्चर में उसका डिमांड होना चाहिए, हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट करे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। गोल्ड, जैसे गोल्ड है आपका दोस्त, तो गोल्ड जो है आपका वो हमारे पास पूरा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी हम मार्केट में गोल्ड को सेल करते हैं तो उससे हमें बहुत प्रॉफिट होता है, जिससे हम कह सकते हैं गोल्ड एक इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। और हमारे कल्चर में गोल्ड का बहुत डिमांड भी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, जिससे हम बोल सकते हैं कि गोल्ड जो है एक ऐसा रिसोर्सेज है जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी रिसोर्सेज को जब तक यूज में कैसे लाया जाता है, कोई भी रिसोर्सेज प्योर फॉर्म में तो नहीं पाया जाता होगा नेचर में। तो कोई भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसमें तीन चीज़ों का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। तीन चीज़ों का रिलेशन मिलके किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने लायक बनाता है, उस रिसोर्सेज को प्योर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। उसमें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। लेकिन इन तीनों को इंटर रिलेटेड करने वाला का नाम क्या है, यानी इन तीनों को इंटर रिलेट कौन करता है, वो ह्यूमन बीइंग है। वो ह्यूमन बीइंग है जिसके कारण कोई भी रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजिली हो सकता है और उसमें ये नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब किस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं मैं उसको समझाता हूँ। जैसे
मान लीजिए कोल है, तो कोल आपके नेचर में पाया जाता है। तो जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि कोल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की, तब तक हम उस कोल रिसोर्सेज को लाइफ स्टाइल में नहीं ला सकते हैं यूज में। तो हमारे पास कोल जो है नेचर में उपलब्ध है, फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। अब मान लीजिए कोल एक्सट्रैक्ट करके हम लोग टेक्नोलॉजी से ले आते हैं, उसके बाद हम लोग के पास इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे जो कंपनी उस कोल को फिर प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करती है उसी को हम लोग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के इंटर कनेक्टेड है और इंटर रिलेटेड है, जिसकी वजह से कोई भी रिसोर्सेज को हम लोग यूज में लाते हैं। और इन सारे कामों को कौन करता है? इन सारे कामों को ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्सेज खुद काम करती है। तो इसी चीज़ को हम कुछ सेंटेंसेज में लिखे, उसको देखिए क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है नेचर के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच और इंस्टीट्यूशन के बीच। उसके बाद रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही फंक्शन है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है। ह्यूमन अपने एक्टिविटी के द्वारा उस रिसोर्सेज को यूज करने लायक बनाता है। तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में खुद एक रिसोर्सेज का कंपोनेंट है और ह्यूमन बीइंग के हेल्प से ही कोई भी मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है उसको हम लोग रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो मेरे दोस्तों, कोई भी रिसोर्सेज इस दुनिया में यानी इस नेचर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको 4 टाइप के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। अब ये बेसिस पे क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? जैसे हमारे इंडिया में या फिर किसी भी स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो अगर उन टीचर को क्लासिफाई किया जाए तो हम कुछ टीचर को साइंस टीचर के रूप में क्लासिफाई करेंगे, कुछ टीचर को मैथ टीचर के रूप में क्लासिफाई करेंगे। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज को भी 4 टाइप ऑफ बेसिस पर क्लासिफाई किया है। बारी बारी से एक एक करके हम सब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ है रिसोर्सेज का वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पर हुआ है, जिसमें एक बायोटिक रिसोर्सेज आती है और एक एबायोटिक रिसोर्सेज आती है। फिर सेकेंड नंबर पर कोई भी रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर क्लासीफाई हुआ है, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आती है। फिर अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो वो रिसोर्सेज ऑनरशिप के बेसिस पर क्लासीफाई हुआ है, जिसमें 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज है: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और फिर अगर हम लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। अब हम बारी बारी से सबको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब कि वो कहाँ फाउंड किया जाता है, वो कहाँ से आया, वो होता है ऑरिजिन का मतलब, उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले इसमें 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, एक बायोटिक रिसोर्सेज, एक एबायोटिक रिसोर्सेज। तो हम पहले बायोटिक रिसोर्सेज को समझते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो सारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज लिविंग थिंग को कंपोज करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग को कंपोज करते हैं, यानी जिसके पास लाइफ हो और वो बायोस्फीयर से ऑब्टेन हुए हो, वो सारे रिसोर्सेज जो उसके पास लाइफ हो और बायोस्फीयर से ऑब्टेन हुए हो, इसका मतलब होता है कि वो कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग है। तो उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग, हम लोग के पास लाइफ है, फिर फ्लोरा एंड फौना, फिर फिशरीज और लाइव स्टॉक, ये सारे जो है सारे के पास लाइफ है और सारे बायोस्फीयर से ऑब्टेंड हुए हैं। तो इन सारे रिसोर्सेज को हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिसको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अब आइए एबायोटिक पढ़ते हैं हम लोग। तो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है दोस्तों? तो एबायोटिक रिसोर्सेज किसको कहते हैं? तो ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर एबायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी थिंग्स, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में थिंग्स मौजूद हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, वो रिसोर्सेज में अगर क्लासीफाई होते हैं तो उसको हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। यानी
वो कोई भी थिंग जो नॉन लिविंग थिंग हो और रिसोर्सेज में क्लासीफाई हो तो वो एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाएगा। जैसे में फॉर एन एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल। रॉक जो होता है वो एबायोटिक रिसोर्सेज होता है, वो नेचर में उपलब्ध है लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए वो एबायोटिक रिसोर्सेज है। और मेटल्स भी हमारे नेचर में उपलब्ध है लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग और वो हमारे यूज के लिए है, लेकिन वो भी एबायोटिक रिसोर्सेज में ही क्लासीफाई होता है। अब हम लोग सेकेंड टाइप का रिसोर्सेज पढ़ते हैं जिसको एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर डिफाइन किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि कितने अमाउंट में हमारे नेचर में वो उपलब्ध हैं और क्या वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम लोग सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखते हैं कि आखिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहते हैं। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी वो सारे रिसोर्सेज जिसको फिर से रिन्यू किया जा सके, फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सके, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस से हो, केमिकल प्रोसेस से हो, मैकेनिकल प्रोसेस से हो, इन तीनों प्रोसेस के यूज करके फिर से रिन्यू हो सके, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जैसे वाटर है दोस्तों, तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर इवेपोरेट होके हमारे स्काई में जाता है, फिर रेन के माध्यम से फिर से हमारे लैंड पर ही आ जाता है। अब फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट कटते तो जा रहा है लेकिन वो फॉरेस्ट खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर से वहाँ पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और फॉरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये एग्जांपल थे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। फिर अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? तो वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिनकी अमाउंट लिमिटेड हो नेचर में और उसको फिर से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सके किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो या फिर मैकेनिकल प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस से अगर उस रिसोर्सेज को रिन्यू नहीं किया जा सके, रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सके और वो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है हमारे कोल, पेट्रोलियम, गैस, ईटीसी। तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, इनका अमाउंट हमारे नेचर में लिमिटेड है दोस्तों। तब हम लोग तीसरे क्लासिफिकेशन की ओर पढ़ते हैं। तो जो हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो ऑनरशिप के बेसिस पे होगा। ऑनरशिप के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि 4 तरह के रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज, फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज, फिर नेशनल रिसोर्सेज और फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हर रिसोर्सेज को, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज का। इंडिविजुअल रिसोर्सेज को अगर हम फ़नी वे में बोलते हैं तो वो हम कह सकते हैं अपने बाप का माल। जैसे किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी ऐसा रिसोर्सेज जिसको कोई प्राइवेटली ऑन करता हो, किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का हो, किसी एक पर्सन का हो, तो उस तरीके के रिसोर्सेज को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो विलेजेस में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के पास अपना ज़मीन होता है और कुछ लोगों के पास नहीं अपना ज़मीन होता है। तो जिस लोगों के पास अपना ज़मीन होता है वो उनका हो गया, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। तो बहुत सारे लोगों के पास अपना फार्मिंग लैंड भी होता है तो वो उनका रिसोर्सेज है। फिर अर्बन एरियाज में आप क्या देखते हो कि हर एक के पास अपना घर होता है, अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, गाड़ी होती है, बंगला होता है। तो ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाएगा। एक फ़नी वे में कहा गया है कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांटेशन, पैस्चर, लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन बेल, ये सारे एग्जांपल्स आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज के हैं। किसी के पास अपना कुआं होता है, घर पे भी होता है, अपना ज़मीन होता है, अपना पॉन्ड होता है, अपना पैस्चर लैंड होता है, जैसे कि जहाँ पे वो कैटल को अपने ग्रेज करवा सकते हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्लासिफाई किए गए हैं। अब दोस्तों कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज का मतलब होता है
वो सारे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी के लिए हैं, जैसे जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई कम्युनिटी है और उसके जितने भी मेंबर हैं, तो वो रिसोर्सेज उन हर एक मेंबर के लिए एक्सेसिबल होगा। वो रिसोर्सेज हर एक मेंबर के लिए, उस कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल होगा। जैसे एग्जांपल का बात करें तो पब्लिक पार्क्स में हर कोई जा सकता है, पिकनिक स्पॉट में हर कोई जा सकता है, प्लेग्राउंड जो अर्बन एरियाज में होती है उसमें हर कोई जाके खेल सकता है। तो ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जो हर एक लोगों के लिए होता है, हर एक पब्लिक के लिए होता है, तो इसको हम लोग कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अब जो ऑनर ऑफ बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें थर्ड नंबर पे, सी नंबर पे नेशनल रिसोर्सेज आता है। तो नेशनल रिसोर्सेज किसको कहते हैं दोस्त? तो नेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो सारे रिसोर्सेज जो एक नेशन के लिए बिलोंग करते हैं, यानी नेशन में एक पार्टिकुलर नेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग नेशनल रिसोर्सेज कह सकते हैं। उस पर और कोई कंट्री आके अपना हक नहीं जमा सकता। जैसे इंडिया में जितने भी, इंडिया के बाउंड्री के अंदर, इंडिया के मैप में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे इंडिया के हैं, एक ही नेशन इंडिया के हैं, तो उस पर और कोई भी नेशन आके हक नहीं जमा सकता है। तो इसको हम लोग नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। अगर आपके पास प्राइवेट अपना कोई प्रॉपर्टी भी है, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, तो वो भी कोई भी कंट्री के पास लीगल पावर है कि वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी तक को ले सकता है पब्लिक गुड्स के लिए। इसको अगर एग्जांपल से समझें तो देखिए, जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो रोड के कंस्ट्रक्शन में कहीं भी बहुत सारे फार्मर का फार्मिंग लैंड आ जाता है, तो बहुत सारे लोगों का घर आ सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अप्रोप्रिएट पैसे दे के उनको वो प्रॉपर्टी खरीद लेती है, लेकिन आपको वो प्रॉपर्टी देना ही पड़ता है। और भी एग्जांपल की बात करें तो जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जो कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी इंडिया के जैसे पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो उसके अंदर जितने भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल है, ये सब आएगा तो वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। अब जब ओशियनिक एरिया, यानी ओशियन से लेके, ओशियन का जो कोस्ट होता है, तट होता है, ओशियन का जो किनारा होता है, वहाँ से लेके 19.2 किलोमीटर आगे तक सारा जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो रिसोर्सेज किसके होंगे? वो नेशनल रिसोर्सेज में क्लासीफाई होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं दोस्तों, वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसको कहते हैं दोस्तों? तो वो रिसोर्सेज जो ना किसी इंडिविजुअल का हो, ना किसी कम्युनिटी का हो, और ना ही किसी नेशन का हो, वो सारे रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएंगी। और इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करने का हक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का होगा। तब आपके माइंड में सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जिस पे ना किसी नेशन का हक हो सकता है, ना ही इंडिविजुअल का, और ना ही किसी कम्युनिटी का। तो देखिए, जो हमारे ओशियन होते हैं, ओशियन का जो कोस्ट होता है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 1 नॉटिकल माइल में आपके लगभग 1.9 किलोमीटर होता है। नॉटिकल माइल जो यूनिट है मेजरमेंट का, जो कि ओशियन में यूज किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये समुद्र है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल जो है, 200 नॉटिकल माइल मान लीजिए यहाँ तक आता है। तो इसके बाद जितने भी रिसोर्सेज होंगे उस पर हक इंटरनेशनली होगा, उस पर इंटरनेशनल रिसोर्सेज का हक होगा, और उसको इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्लासिफाई किया जाएगा, और उसको भी जितना भी यूटिलाइजेशन है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अपने तरह से करेगी, और उस पर किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का हक नहीं होगा, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती है बिना परमिशन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेटस पर क्या रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया, उसको हम लोग अब समझते हैं। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी रिसोर्सेज को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है, फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज, फिर आपका स्टॉक आता है, फिर रिजर्व आता है। तो एक एक करके हम सारे को एक्सप्लेन करते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है दोस्तों? तो
जो भी रिसोर्सेज जो किसी एक खास एक पार्टिकुलर रीजन में पाए तो जाते हैं, लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी किसी भी इनकैपेबिलिटी के कारण उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्लासीफाई करेंगे। इसका डेफिनेशन यही है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, यानी किसी भी रीजन में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं लेकिन किसी भी इनकैपेबिलिटी के कारण उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल का बात करें तो दोस्तों, तो जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है जिसमें राजस्थान आता है और गुजरात है, तो इन जगहों पर विंड और सोलर एनर्जी बहुत पोटेंशियली बहुत है, यानी विंड और सोलर एनर्जी बहुत है, लेकिन हमारे पास इसको यूटिलाइज करने में हम लोग सक्षम नहीं है, इनकैपेबल है। तो जिसके कारण जो विंड और सोलर एनर्जी है ये भी पोटेंशियल रिसोर्सेज में आ जाएगा। अब अगर सेकेंड की बात करें, नंबर 2 की डेवलप्ड रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी वो रिसोर्सेज जिसका सर्वे हो चुका है, यानी कि ये पता लगाया जा चुका है कि उसके कितनी क्वांटिटी होती है और उसका क्वालिटी कैसा है यूटिलाइजेशन के लिए, यानी उसको यूटिलाइज करने से पहले क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज़ चेक कर दिया गया है और सिर्फ अब यूटिलाइजेशन करना बाकी है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्लासीफाई करते हैं। एग्जाम्पल आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन एंड स्टील। तो हमने अभी पढ़ा पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, और जो थर्ड टाइप का है वो स्टॉक है, फिर हम लोग रिजर्व समझेंगे। स्टॉक रिसोर्सेज किसको कहते हैं दोस्त, तो वो देखिए, कहता है मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम, इट इज़ इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, यानी कहता है हमारे इन्वायरमेंट में वो मटेरियल तो उपलब्ध है जो हमारे नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, इतनी पोटेंशियल में है कि जो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास, हम लोग के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, एक्सेस कर सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को स्टॉक में क्लासीफाई किया गया है। अब इसका अगर एग्जाम्पल समझें तो वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ इनफ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी एक वाटर H2O से मिलकर बना हुआ है जिसमें हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस होता है जो कि इनफ्लेमेबल गैस है। तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है जो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके यूज में ला सके। देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करोगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी है तो सही, लेकिन वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। और रिसोर्सेज का क्या डेफिनेशन था, जो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो तब हम उसको रिसोर्सेज में क्लासीफाई करेंगे। तो जिस वजह से इसको हम लोग स्टॉक में क्लासीफाई करते हैं। अब नेक्स्ट है रिजर्व, जो कि लास्ट रिसोर्सेज है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। रिजर्व किसको कहते हैं, देखिए एक बात मैं समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है रिजर्व में और क्या डिफरेंस होता है पोटेंशियल में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिजर्व किसको कहते हैं। तो दो रिसोर्सेज हैव रिक्वायर्ड टेक्निक टू यूटिलाइजिंग बट यूटिलाइजेशन हैव नॉट बीन स्टार्टेड, यानी वैसा रिसोर्सेज जिसके पास हमारे पास टेक्निक तो है कि उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके, लेकिन यूटिलाइजेशन क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग उसको फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखे हैं। तो रिजर्व करके रखे हैं, इस वजह से यूटिलाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज में क्लासीफाई करते हैं। तो एग्जांपल है कि किसी भी डैम में जो वाटर है उसको हम लोग रिजर्व में क्लासीफाई, जैसे कि हमारे पास जो वाटर उपलब्ध है डैम में, तो हम उस वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन क्यों हर डैम के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट नहीं है, क्योंकि उस वाटर को फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख दिया गया है। अब हम समझाते हैं कि रिजर्व में और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पोटेंशियल में क्या है
कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम किसी कारण वजह से इनकैपेबल है उन रिसोर्सेज को यूज करने में। और रिजर्व में क्या है, हम इस वजह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज को क्योंकि हम उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखना चाहते हैं। तो आई होप पहला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इस पूरे चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से PDF लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल।